हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस देखा था रेट कांस्टेंट का। देन अरेनियस इक्वेशन देखा जो एक्चुअली रिलेट करता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। एंड देन ग्राफ देखे थे। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देखा था, व्हाट इज दैट। ठीक है। एंड कोलिजन थियरी भी पढ़ा था। एंड देन ग्राफिकल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अरेनियस थियरी। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम। तो आज चैप्टर का हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली देखा जाए तो रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी रहती है रेट कांस्टेंट का, और रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट भी अफेक्ट करता है। ठीक है। Overall rate of reaction depends upon catalyst as well as on temperature also. So effect of what is catalyst? A catalyst is a substance which is added to the reactants that increases the rate of reaction without itself being consumed in the reaction. ठीक है। कैटलिस्ट जो होता है रिएक्टेंट्स में पार्टिसिपेट करता है बट itself without itself consumed in the reaction, मतलब प्रोडक्ट में वापस वो आपको बैक मिल जाएगा। इस ये रिएक्शन दिया है जहाँ पे Mn2 इज द कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्टेंट्स में भी रहता है और प्रोडक्ट्स में भी आता है। Okay, it has been observed that decomposition rate increases with addition of rate catalyst. A catalyst provides alternative pathway associated with lower activation energy. It means catalyst क्या करता है, कोई भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए कुछ एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको टी बनाना है तो आपके पास मटेरियल है, आपके पास मिल्क है, शुगर है, चाय पत्ती है, वाटर ले लिया आपने, बट इन सबको आपने एक रख दिया, लेकिन जब तक आप हीट नहीं करते तब तक चाय नहीं बनती। सो ही प्रोवाइडिंग हीट इज नथिंग बट द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके। बट आप जब कैटलिस्ट डाल देते हो मिक्सर में, कोई भी रिएक्शन मिक्सर में, तो कैटलिस्ट क्या कर देता है, कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी को लो करता है। कौन सी एनर्जी को? एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है। सो आपको ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, ये आपका जो इनिशियल ग्राफ था ये विदाउट कैटलिस्ट था। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन होने के बाद प्रोडक्ट जब बना तो उसका एनर्जी, प्रोडक्ट्स का एनर्जी क्या रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, मतलब प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। बट आपने कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले कितना लग रहा था आपको, इतना लग रहा था, बट कैटलिस्ट डालने के बाद उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, आप ये पिक देख सकते हो, ये अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। सो फॉर ए कैटेलाइज्ड रिएक्शन रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर देन विदाउट कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है। सो वही लिखा है, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे भी बताया है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बैरियर ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज larger than that for the same reaction in the presence of catalyst। ठीक है, ये ग्राफ ध्यान में रखना बस। फिर नेक्स्ट आपका ये भी टॉपिक बताया गया है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। a fraction of activated molecule is greater for catalyzed reaction. The rate of catalyzed reaction thus is larger than reaction with no catalyst. Okay, because catalyst क्या करता है, जो molecules reacted molecules के बीच collisions करवाता है। Okay, it try to make the reaction reactants to react, reactants को react करने के लिए catalyst क्या करता है, प्रेरित करता है और उनको बोलता है कि आप react करो। ठीक है, और कोलिजन्स करता है। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो, दो नाइबर्स हैं उनके बीच में झगड़ा लाता है कैटलिस्ट। ठीक है, तभी आपका न्यू प्रोडक्ट आएगा। सो कैटलाइज रिएक्शन में फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ग्रेटर फॉर कैटलाइज रिएक्शन एंड दस द रेट इज आल्सो ग्रेटर। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखो। इन दिस वे हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया, केमिकल काइनेटिक्स।
सो ये चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से रेट ऑफ रिएक्शन देखा, रेट कांस्टेंट देखा, ओके, रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन देखा, ओके, रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए उसके, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा, रिलेटेड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हाफ लाइफ देखा, सिमिलरली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ ग्राफ और हाफ लाइफ देखा, फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स जो रिएक्शन एक्चुअली हायर ऑर्डर है बट अंडर सर्टेन कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है। देन हमने रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंस देखा, उसके अंडर अरेनियस इक्वेशन पढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी टर्म पढ़ा, रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व देखे सॉल्व। देन आज का एटलिस्ट पढ़ा हमने। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक के जो बचे हुए एमसीक्यू हम लोग रिवाइज करेंगे और प्रॉब्लम्स जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है। सो पहले हम लोग अनसॉल्व प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ओके, हमने ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था आई थिंक सेकेंड लेक्चर में ही। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट स्टेज दैट मेरे पास मैंने सॉल्व किए हैं सारे प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant decreases from 20 mmol m means milli 20 millimole per dm cube to 8 millimole per dm cube in 38 minutes. What is the half life of reaction? So ये प्रॉब्लम में आपको इनिशियल अमाउंट कितना दिया हुआ है 20 मिलीमोल, ठीक है, ओके, कितना बच गया आपका 8 मिलीमोल, टाइम कितना हुआ 38 मिनट्स और आपको हाफ लाइफ पूछा है। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, बट के नहीं पता हमको, रेट कांस्टेंट नहीं पता, तो हम लोग इस फॉर्मूले से रेट कांस्टेंट निकालेंगे और हमको यहाँ पे सब डेटा दिया है। ठीक है, 2.303 अपॉन टी log of 10 A0 by AT। A0 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप फर्स्ट से के निकालो, रेट कांस्टेंट निकालो, उसको इसमें पुट कर देना, आपको हाफ लाइफ मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल है, आपने के निकाला, के लिए सब वैल्यूज पुट किया, लॉग ऑफ 2.5 ले लिया, मल्टीप्लाई किया, के मिल गया, उसको टी हाफ में पुट कर दो, आपको टाइम मिल जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर एक चीज, आपका जो गिवन टाइम है वो मिनट में है, तो आपको हाफ लाइफ भी किस में मिलेगा, मिनट में मिलेगा। यदि आपने इस मिनट को सेकेंड में चेंज कर दिया देन आपको टी हाफ भी किस में मिलेगा, सेकेंड में मिलेगा। ठीक है, और ये जो फर्स्ट रेट कांस्टेंट का जो यूनिट क्या रहेगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स, टाइम मिनट में दिया हुआ था इसलिए यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर्स, यहाँ पे हाफ लाइफ दिया है, आपको पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट। ये जब भी ऐसे परसेंटेज वाले प्रॉब्लम आए तो उसमें ध्यान में रखो, आपको इनिशियल अमाउंट क्या लेना है, 100 लेना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ रिएक्टेंट टू रिएक्ट, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 20% ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया तो 80 मतलब क्या होता है, रिमेनिंग अमाउंट। यदि ए परसेंटेज के लिए A0 में से 100 लेना है, 100 में से 20% रिएक्ट हो गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 80। ठीक है, आपको हाफ लाइफ दी है, आपको टी निकालना है। ठीक है, तो टी कैसे निकलेगा, आपका ये फॉर्मूला जो था के वाला, इसमें से मैंने इसको इंटरचेंज कर दी, के क्रॉस मल्टीप्लाई करके के यहाँ पे ले लिया, टी यहाँ ले लिया। टी निकालना है बट के पता होना चाहिए, के पहले कहाँ से निकालोगे, पहले हाफ लाइफ से ये के निकालोगे, वो के को आप यहाँ पुट कर देना, आपको वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में हाफ लाइफ निकालना था, ये रिवर्स है। ओके, ये आपको आपको गिवन टाइम निकालना है। सो यहाँ पे के निकाला, सिंपल द कैलकुलेशन था, यहाँ पे आपका हाफ लाइफ हावर में दिया है, उसको ऐसा क्योंकि आपको आंसर मिनट में चाहिए तो मैंने इस हावर को मिनट में कन्वर्ट किया। ओके, के का यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स, सो मिनट इनवर्स आएगा। फिर रिक्वायर्ड टाइम के लिए फाइंड आउट किया, यदि आपने यहाँ पे हावर में चेंज नहीं किया रहता फिर भी चलता, कोई इश्यू नहीं है, आपको यहाँ पे हावर में मिलता टाइम। ओके, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करके 60 से वापस आपको ये आंसर मिल जाता। ठीक है, फिर ये सॉल्व किया, सेम प्रॉब्लम था, बस सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा डिफरेंट था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम,
आपको एक बार वापस पूरा दिखा देता हूँ मैं। लेट मी शो यू, इसको छोटा छोटा करता हूँ। ठीक है, अब देख लो सॉल्यूशन एक बार फिर से दोनों प्रॉब्लम का। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम जाते हैं। व्हाट इज गिवन थर्ड प्रॉब्लम? सो थर्ड प्रॉब्लम क्या है आपका? सो एक सेकेंड पहले मैं मार्क कर दूं क्या क्या प्रॉब्लम हो गए। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम हो गए, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये भी हो गया, ये थर्ड भी हो जाएगा अभी। थर्ड प्रॉब्लम क्या बोलते हैं हमारा, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर दिया है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 3.7 टेंस टू -5 सेकंड इनवर्स है। तो व्हाट इज रेट कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर? ठीक है, आर इक्वल टू वैल्यू दिया है। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी रेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम है। सो हमने ये डेरिवेशन किया था, log of k2 by k1 e upon 2.303 or t2 minus t1 upon t1 t2 डेरिवेशन किया था फॉर फाइंडिंग एक्टिवेशन एनर्जी। आपको एक्टिवेशन एनर्जी दिया है। ऑलवेज रिमेम्बर, जो भी यहाँ पे ये गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या है, जूल में दिया है। so इसको भी आप क्या करो, जूल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आपको यहाँ पे दो टेम्परेचर दिया है, दो रेट कांस्टेंट दिया है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेम्बर जो T2 होता है वो हायर टेम्परेचर होता है। हायर टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर किस में होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होते हैं, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन होता है। तो केल्विन में कन्वर्ट करो तो T2 कितना है, 303 केल्विन आया। 30 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड किया। आपको इस टेम्परेचर पे K2 निकालना है। आपको T1 जो स्मॉलर टेम्परेचर है वो भी दिया 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो जाएगा, 298 डिग्री केल्विन। आपको K1 दिया है। सो इस फॉर्मूले में आपको K2 निकालना है, K1 दिया हुआ है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ये पूरा वैल्यू आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ये आपको ये ऐसा आया। ये लॉग उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, 30 पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला पार्ट, 30 का 0 का 8 में देखा आपने, फिर 0 में 1 ऐड करके यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, K1 उधर जाएगा, K1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, वो आप पुट करोगे इधर और मल्टीप्लाई करो, आपको K2 मिल जाएगा। ठीक है, समझा आप कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देख लो आप एक बार वापस, ये फॉर्मूला यूज किया। आपको K2 निकालना है एट टेम्परेचर 303 केल्विन पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर ए रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट डबल्स? ओके, क्या टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 303 टू 313 केल्विन। सो 313 केल्विन क्या हो गया आपका, T2 हो गया, 303 क्या हो गया आपका, T1। रेट कांस्टेंट डबल मतलब K2 बाई K1 कितना दिया है, 2 टाइम्स, और K2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K1। T2 दिया हुआ, T1 दिया, R दिया है, आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है। सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, आपको K2 बाई K1 डबल दिया है, ये निकालना है, आर का वैल्यू 8.314, T1 T2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ई ए इक्वल टू, आप पूरा सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा ई ए इन टर्म्स ऑफ, ये किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये भी सम इजी था, आपको ई ए निकालना है और सब डेटा दिया है। ठीक है, रेट कांस्टेंट डबल बोला मतलब K2 बाई K1 2 टाइम्स। ओके, देख लो आप एक बार प्रॉब्लम पूरा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फिफ्थ प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम क्या बोलता है ये, ओके लेट मी, इसको मैं छोटा करता हूँ।
क्या दिया है फिफ्थ प्रॉब्लम? फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या दिया है? रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस इतना दिया हुआ है। ओके, के का वैल्यू दिया है इज दिस टेम्परेचर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर? मतलब फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब होता है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दैट इज कैपिटल ए अरेनियस इक्वेशन में। ये ध्यान में रखना, ये अलग टर्म, अलग नेम है उसका, जो अरेनियस इक्वेशन में होता है। जैसे ये आपका अरेनियस इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें जो ए है उसको क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी। आपको क्या निकालना है? कैपिटल ए निकालना है। आपको ई ए दिया हुआ है, आर आपका 8.314 होता है। ठीक है, वापस आर जूल में है तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, उसको भी आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, इसको लॉग फॉर्म में चेंज किया। कौन सा लॉग? अलजेब्राइक लॉग, इसलिए 2.303 आया। ठीक है, ये आपको दिया गया है, ये लॉग फॉर्म ये बुक में दिया है इसका, जब हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर आपको ई ए का वैल्यू दिया हुआ है, सब वैल्यू पुट कर दिया राइट हैंड साइड, ये पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये लॉग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। एंटी लॉग निकाल लिया, आपको ए निकालना है, के उधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आपको ए मिल गया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब देख लो एक बार पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, फिफ्थ प्रॉब्लम, आपको ये सब डेटा दिया हुआ है। आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको log टू द बेस 10 फॉर्म में चेंज किया और अल्जेब्राइक फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, ये पूरा सॉल्व किया, ये log उधर गया तो एंटी लॉग हो गया। ठीक है, फिर आपने के से मल्टीप्लाई कर दिया, ए मिल गया आपको। ए इज व्हाट? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 6, so the time required for 99.9% completion of a first order is 3 times time required for 90% completion. ओके, ये आपको शो करना है। ठीक है, ये 3 टाइम्स होता है। सो फर्स्ट केस, टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन। आपको मैंने बताया जब भी परसेंटेज वाले प्रॉब्लम रहेंगे, आपको इनिशियल अमाउंट क्या लेना है? ए जीरो क्या लेना है? 100 लेना है। तो मैंने ए जीरो क्या लिया? 100 लिया। 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कितना रहेगी? 0.1। सो आपके पास फॉर्मूला है ये, इसमें आप डेटा डालो। के तो दिया नहीं है, वैसे ही रखो उसको। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला? ऐसा। सेकेंड केस, टाइम फॉर 90% कंप्लीशन। सो ए जीरो 100 था, 80 100 माइनस 90 कितना बचेगा? 10। सिमिलरली टी टू लिखा मैंने, सब कुछ डेटा डाला मैंने। ठीक है, टी टू क्या आया? 2.303 अपॉन के। ठीक है, के दिया नहीं, अभी दोनों को क्या करो? आप डिवाइड कर लो। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर लो? आप डिवाइड कर लो, ये और ये। डिवाइड कर लोगे तो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका 2.303 के टू ये पूरा कट जाएगा। T1/T2 इक्वल टू क्या आएगा? 3 आएगा। सो T1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T2। टाइम फॉर 99.9% completion is 3 times that times for 90% completion। आपका इस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक एमसीक्यू भी है। ओके, मैं वो दिखा देता हूँ आपको एमसीक्यू। सो आप ये पहले ही मार्क कर लो। यहाँ पे है एक एमसीक्यू, फोर्थ एमसीक्यू। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% completion of a certain first order reaction is t। 90% के लिए t टाइम दिया तो 19.9% के लिए क्या होगा? 3t, जो कि अभी हमने प्रूव किया। ठीक है, सेवेंथ प्रॉब्लम, ये भी फर्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। मतलब ए जीरो आपका अगेन 100 लेना है आपको।
30% डिकम्पोज हो गया तो रिमेनिंग कितना है 70, टाइम दिया है 40 मिनट्स, क्या पूछा है हाफ लाइफ। सो वापस आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ 0.693 अपॉन के, पहले आप के निकालोगे, के कहाँ से निकालोगे, बड़े फॉर्मूले से। इसमें सब कुछ दिया है, A080 दिया है, ठीक है। इसको एक के को रीअरेंज किया, एक के को रीअरेंज किया, 0.693 अपॉन टी हाफ रख दिया, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि आप पहला के निकालो देन आप टी हाफ निकालो, इससे कैलकुलेशन डबल होता है। आपको सिर्फ टी हाफ पूछा है तो आप ये इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दो, के की जगह पे 0.693 अपॉन टी हाफ रख दिया और टी हाफ निकालो, ठीक है, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। ये टी हाफ को ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया के की जगह पे, 0.693 टी हाफ 0.693 अपॉन टी हाफ, और सॉल्व किया आपको टी हाफ मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप प्रॉब्लम एक बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन दिया है आपको, ये इक्वेशन में करेक्शन है, यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। और इस इक्वेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये, देन log टू द बेस 10 के फॉर्म में क्या होता है, ln मीन्स नेचुरल लॉग, लॉग सिंपली बोला तो यहाँ तो log टू द बेस 10 लिखना चाहिए, ओके, लिखा नहीं है आप लिख देना log टू द बेस 10, log टू द बेस 10, यहाँ पे भी log टू द बेस 10। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आपको क्या चाहिए प्रॉब्लम में, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेट कर दोगे आप किससे, इससे, ठीक है। आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं तो आप डायरेक्टली ये इक्वेट कर देते हैं इससे, ठीक है। अभी ये इक्वेट करने के बाद देख लो आप, ये आपको गिवन इक्वेशन दिया था, मेरा एक्सपोनेंशियल इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे सिर्फ बेस 10 डालना मैं भूल गया, आप पुट कर देना बेस 10, क्योंकि ये सिर्फ लॉग के लिखा है मतलब उसका बेस ई है, जो कि वो लॉग टू द बेस 10 है वो, ठीक है। आप कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको ये पार्ट, आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए तो सिर्फ आप इस फैक्टर को इक्वेट करना इससे, ठीक है। क्या मिल गया आपको, इक्वेट किया, ये टेम्परेचर टेम्परेचर कट हो जाएगा, आपका आर का ई ए इक्वल टू मल्टीप्लाई आर क्या होता है आपका 8.314, क्या मिलेगा ई ए का वैल्यू आपको, आप किलो जूल में लिख लो, ठीक है, आपको किलो जूल में दिया आंसर। इन दिस वे आपका ये प्रॉब्लम भी कवर हुआ, सिर्फ यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये टेम्परेचर टी जो है डिवाइड किया हुआ है। लास्ट प्रॉब्लम, सो ये प्रॉब्लम में क्या लिखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट 300 केल्विन कोलाइड विद एन एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 50 किलो जूल पर मोल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, आपको यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया है, ठीक है। आर अगेन आपको आर लगेगा तो जूल में दिया है तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, सब डेटा दिया हुआ है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैंने किस फॉर्म में चेंज किया, नेचुरल लॉग के फॉर्म में, ठीक है, नेचुरल लॉग के फॉर्म में किया, आपका राइट हैंड साइड पूरा कैलकुलेशन कर लिया। ये नेचुरल लॉग को अलजेब्रिक लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये सॉल्व किया, ये लॉग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग निकालिए, आपको एफ चाहिए, एफ इक्वल टू इसको रेसिप्रोकल ले लिया, आपको आंसर मिल गया अप्रोक्सीमेट, ठीक है। देख लीजिए वापस, ये फॉर्मूला था, इसको चेंज किया किस में, नेचुरल लॉग फॉर्म में, ठीक है। ये लॉग ये पूरा आगे आ जाएगा, लॉग ई वन होता है, माइनस इधर माइनस ए साइड जाएगा तो माइनस लॉग एफ है, तो ये माइनस इधर जाएगा तो 1/f हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन किया, फिर लॉग 1/f को, ये लॉग टू द बेस ई है, इसको किस में चेंज किया,
अल्जेब्राइक लॉग ऑलवेज रिमेंबर एल एन एफ लिखा है और लॉग एफ लिखा है, दोनों सेम ही है। जब तक बेस 10 नहीं डालता तब तक वो अल्जेब्राइक नहीं होता, भले ही वही लॉग ही लिखा हो। लॉग एफ का मतलब होता है वो लॉग टू द बेस ई है। ठीक है, लॉग जब तक 10 नहीं लिखा है तब तक वो अल्जेब्राइक लॉग नहीं होता। ठीक है, इसलिए लॉग 1/f को यहाँ पे लॉग 1/f को चेंज किस में किया, लॉग टू द बेस 10 में। 2.003 भी उधर लेके गया, इसको डिवाइड किया, फिर लॉग उधर जाएगा 20 लॉग हो जाएगा, आंसर आया एफ निकाल लिया। इन दिस वे आपका ये प्रॉब्लम भी हो गया। ओके, सारे आंसर प्रॉब्लम कर लिए। एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं चैप्टर के। ठीक है, सो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू रेट लॉ इक्वेशन का दिया है। रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ। सो ये रेट कब डबल होगा, फर्स्ट ऑप्शन देखा मैंने, दोनों को डबल किया, टू टाइम्स किया, ओवरऑल कितना हो गया है, 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। सेकेंड केस ये फिर नहीं है, सेकेंड केस ए को डबल किया, बी को कांस्टेंट रखा, तो ए को डबल किया 2 टाइम्स से, बी मेरा कांस्टेंट ये जैसा था। ठीक है, सो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ रेट, 2 टाइम्स। सो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर मोल डीएमक्यू पर सेकेंड। ये किसके लिए होता है, जीरो ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, मोल डीएमक्यू सेकेंड इनवर्स, ये हमने पढ़ते वक्त देखा था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, दिया पूछ रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, दैट इज टाइम इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टाइम फॉर ये तो प्रॉब्लम हमने देखा जो कि 3T आएगा। ये जो फोर्थ एमसीक्यू है, ये यहाँ पे आपके आंसर प्रॉब्लम में दिया हुआ है, सो दैट ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, क्या होता है 3 टाइम्स, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ एल एन ए टी वर्सेस टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये है। आप ग्राफ देखोगे फर्स्ट ऑर्डर के टॉपिक में तो आपको ये इसका स्लोप मिल जाएगा। सबसे मोर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको टाइम टू डिक्रीज फ्रॉम 0.8 m टू 0.2 दिया हुआ है। 0.8 क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 0.2 क्या है आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 80, 12 आवर क्या है, टी दिया है, टाइम दिया है, आपको हाफ लाइफ निकालना है। तो आप एक फॉर्मूला और भी ध्यान रखो ये सब ऐसे प्रॉब्लम के लिए, ये फॉर्मूला 80/A0 हाफ रेज टू पावर एन, एन क्या होता है आपका गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ। ठीक है, आपका 80 कितना दिया है, रिमेनिंग अमाउंट 0.2 दिया है, A0 कितना दिया, 0.8 दिया है हाफ, आपका एन क्या है, टी गिवन टाइम कितना है 12, आपका टी आप पूछा है। ठीक है, ये 1/4 हो जाएगा कट करके। ठीक है, पुट कर दिया। 1/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप देख लो एक बार, एन क्या है आपका टी अपॉन टी हाफ, टी क्या है गिवन टाइम, गिवन टाइम आपको 12 घंटे दिए, टी हाफ आपको निकालना है, ए टी आपका 0.2 रिमेनिंग अमाउंट दिया, इनिशियल अमाउंट 0.8 दिया है। ठीक है, फिर क्या किया, 1/4 को कैसे लिखा, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 12 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ क्या हो गया 6 आवर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, इस केस में ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ये फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है,
यहाँ वहाँ पे 80 आपका रिमेनिंग अमाउंट, A0 आपका इनिशियल अमाउंट, n क्या है आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो n क्या है गिवन टाइम अपॉन t हाफ, t गिवन टाइम है, t हाफ आपका हाफ लाइफ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द रिएक्शन दिया है आपको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको ब्रेक किया 2 स्टेप में। तो पूछ रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होता है और सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो जाता है, बट ओवरऑल रिएक्शन में वो नहीं है। तो यहाँ पे आप ClO2 देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो गया। ओवरऑल रिएक्शन में ClO2 आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ करेक्शन कर लेना है, यहाँ पे 2 भी होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये ओवरऑल रिएक्शन में ClO2 माइनस है क्या, नहीं है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होगा और कमिंग स्टेप्स में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट, द एलिमेंट्री रिएक्शन दिया है, ओजोन का डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन में, O3 मीन्स ओजोन डिकम्पोजिशन टू गिव ऑक्सीजन गैस। ओके, मोलिकुलरिटी कितना है इसका, 2 मोलिक्यूल है, एक ओजोन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो मोलिकुलरिटी कितना है, बाय मोलिकुलर है ये, ठीक है, एंड इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट MCQ क्या दिया है आपको, रेट लॉ फॉर इक्वेशन दिया है, दस के वुड इंक्रीज विथ, के कब बढ़ता है, आइदर टेम्परेचर बढ़े, ओके, के का डिपेंडेंसी, के वुड इंक्रीज विथ इफ टेम्परेचर इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन से केवल रेट बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बाकी ऑप्शन में कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे केवल रेट बढ़ता है, बट जो रेट कांस्टेंट होता है टेम्परेचर बढ़ने पे चेंज होता है, जो जिसका डिपेंडेंसी हमने देख लिया आरएनएस इक्वेशन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ EF इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन हीट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगा, हायर रहेगा। रिवर्स में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है, तो रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। रिवर्स रिएक्शन में इसको कम हीट लगेगा, सो इसमें energy of activation of forward reaction is greater than energy of activation of reverse reaction because ये endothermic reaction है। endothermic reaction मतलब जो reaction, the reaction which consumes heat, okay, तो heat consume कर रहा है मतलब activation energy higher than reverse reaction, okay। फॉरवर्ड के लिए एंडोथर्मिक है तो रिवर्स के लिए क्या होगा, एक्सोथर्मिक। इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, सी। इन दिस वे ये चैप्टर completely cover हो गया with all unsolved problems, ठीक है। Okay, share screen, let me share screen। all MCQs, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर देखेंगे, ओके। ये सारे जो भी आपको नोट्स है ये आपको यहाँ पे लिंक में अटैचमेंट में मिल जाएगा, ओके, ड्राइव फाइल करके। थैंक यू फॉर लेक्चर।